एटेलेक्टेसिस और एआरडीएस जो है हमने बेसिक से कर लिया था। अब हम स्पेशल पैथोलॉजी इरफान मसूद से कंप्लीट करेंगे ये दोनों टॉपिक। सबसे पहला है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस जो है ना, ये रेफ़र करता है कि लंग का वॉल्यूम लॉस्ट हो जाए। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू द इनएडिक्वेट एक्सपेंशन ऑफ द एयर स्पेसेस। जो हमारी एयर स्पेसेस हैं वो एक्सपेंड ही नहीं हो पाई होती सही तरीके से। उनके एक्सपेंड ना होने की वजह से जो है लंग का वॉल्यूम ही लॉस्ट हो जाए तो हम उसको कहेंगे एटेलेक्टेसिस। अब इसकी फॉलोइंग टाइप्स होती हैं। एक है रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस, दूसरी है कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस, तीसरी कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस। सबसे पहले रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस देखें तो इसमें क्या होता है, ये क्यों हो रही है? इसमें कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है एयरवे की, जिसकी वजह से जो एयर है वो एल्वियोलाई तक रीच नहीं कर पा रही। इसको हम कह रहे हैं रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। ये मोस्ट कॉमन वाली एटेलेक्टेसिस है और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? फीवर पोस्ट ऑपरेटिवली 24 to 36 आवर आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद जब ये फीवर होता है, इस वजह से जो है ये रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस होती है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे है? ये जो है ना, ये प्राइमरीली जो है कॉज होती है बाय एक्सेसिव सिक्रीशंस। जब हमारी बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकस प्लग्स बन जाएं या फिर एक्सुडेट जब बन जाते हैं हमारे स्मॉलर ब्रोंकाई में, तो वो जो है ऑब्स्ट्रक्ट करवा के रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस करवाते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना इम्पेयरमेंट नहीं होती ब्लड फ्लो की थ्रू द अफेक्टेड एल्वियोलर वॉल, मतलब वो इम्पेयर नहीं होगा, नॉर्मल ही रहेगा ब्लड फ्लो। इसके अलावा कह रहा है कि ये एसोसिएटेड होती है विथ डिमिनिश्ड लंग वॉल्यूम, और इसीलिए जो मेडिस्टिनम है ना वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड द एटिलेक्टेटिक लंग। मेडिस्टिनम वो स्पेस होती है जो कि जहाँ पे हमारा हार्ट वगैरह लाया करता है, दोनों लंग्स के बीच वाली स्पेस जो है उसको मेडिस्टिनम कहते हैं। तो वो जो है ना एटिलेक्टेटिक लंग की तरफ जो शिफ्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि लंग ही छोटा हो गया तो वो स्पेस बढ़ जाएगी। और ये जो है रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस, ये हमारी रिवर्सिबल कंडीशन होती है, ये आपने याद रखना है। अब ये हो क्यों रही है, इसका कॉज क्या है? ये सारा मैकेनिज्म था। कॉजेज़ हैं ऐसा, ब्रोंकाइल अस्थमा में होता है उसकी वजह से, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन में रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस होगी। यानी पूरा लंग का वॉल्यूम जो है वो लॉस्ट हो जाएगा इनएडिक्वेट एक्सपेंशन की वजह से। नेक्स्ट आते हैं कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस पे। अच्छा, रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस को जो है ना हम ऑब्स्ट्रक्शन एटेलेक्टेसिस भी कह सकते हैं। और इसमें हमें पता है कि क्या होता है, मैंने आपको बेसिक से भी पढ़ाया कि जो भी रिमेनिंग एयर होगी ना, और जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उससे नीचे जो एयर है एल्वियोलाई में, वो सारी जो है अब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस। कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस नाम से पता लग रहा है कि कंप्रेशन हो रही है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो है ना फ्लूइड जो है या फिर एयर जो है हमारी प्लूरल कैविटी में जो है एक्यूमुलेट हो जाती है। अब वहाँ पे एक्यूमुलेट होने की वजह से उसका जो है ना वो प्रेशर बढ़ेगा प्लूरल कैविटी का, और वो प्रेशर जो है ना वो कोलैप्स कर देगा हमारे स्मॉल एयरवेज को। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो मेडिस्टिनम है वो शिफ्ट हो रही है अवे फ्रॉम द एटेलेक्टेटिक लंग। वहाँ रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस में मेडिस्टिनम टुवर्ड द एटेलेक्टेटिक लंग शिफ्ट हो रही थी, जबकि यहाँ पे ऑपोजिट है, अवे। इसके अलावा ये भी जो है रिवर्सिबल डिसऑर्डर होता है। और ये कहाँ कहाँ देखा जाता है? एक तो ये कार्डियक फेलियर में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। ठीक है, कार्डियक फेलियर में और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो है कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस हो जाता है, क्योंकि उसमें फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है इन द कैविटी। अच्छा, कार्डियक फेलियर में क्यों हो रहा है कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस? क्योंकि जब हार्ट फेल हो जाएगा तो उसकी वजह से पल्मोनरी इडीमा जो है वो डेवलप होगी। पल्मोनरी इडीमा की वजह से लंग इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड है ना वो प्लूरल स्पेस में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, और वही जो है कंप्रेस कर देगा लंग को, और कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस होगी। दूसरा कॉज है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसमें क्या होता है कि जो एयर है ना वो एक्यूमुलेट कर जाती है हमारी चेस्ट वॉल के और लंग के दरमियान, जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर जो है चेस्ट पे बढ़ेगा, और जो है वो एयर जो है ना वो कंप्रेस कर देगी हमारे लंग को। तीसरा क्या कॉज है कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस कैसे हो रही है? प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, जब वो प्लूरा में फ्लूइड आ जाए तो वो फ्लूइड कंप्रेस करेगा लंग को। एंड लास्ट इज अ मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा। ये असल में कैंसर होता है उसका मीजोथीलियम का, जो कि हमारी लंग को लाइन कर रही है, तो उसकी वजह से भी जो वो कंप्रेस कर सकती है। तो ये हो गई कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस, क्योंकि इसमें कंप्रेशन हो रही है। ऊपर वाले में हमने इसका नाम रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस क्यों रखा? क्योंकि जो रिमेनिंग एयर थी ना, जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है डिस्टल वाले एल्वियोलाई में, वो रिमेनिंग एयर रीअब्जॉर्ब हो जा रही थी, जिसकी वजह से हम उसका नाम रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस है। तीसरी है कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए रफ से डायग्राम बनाई। दो लंग्स हैं और यहाँ पे जो है ये स्पेस है मेडिस्टिनम। ठीक है, तो जो रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस थी उसमें मेडिस्टिनम की हम बात कर रहे थे कि वो जो है
टूवर्ड द एटेलेक्टेटिक लंग जा रहा था मेडिस्टिनम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे अगर रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस हो गई है तो इसमें जो लंग है वो श्रिंक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोलैप्स हो गया है। क्यों कोलैप्स हुआ है? क्योंकि जो है वो ब्लॉकेज हो गई है और लंग जो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा। अब ये कोलैप्स होने की वजह से अब ये जो मेडिस्टिनम है ये टूवर्ड इस तरह एटेलेक्टेटिक लंग चली गई है। जबकि अगर हम बात करें कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस की, तो इसकी प्लूरल कैविटी है, इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है और उस फ्लूइड ने प्रेशर बिल्ड किया, जिसकी वजह से ये और एक्सपेंड करा और मेडिस्टिनम जो है अवे फ्रॉम द इधर चली गई, अवे फ्रॉम द एटेलेक्टेटिक लंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तीसरी है कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस। अब जब भी कोई लोकल या जनरलाइज्ड फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाएंगे ना लंग में या फिर प्लूरा में, तो वो जो है एक्सपेंशन नहीं करने देंगे लंग की। उस स्कार फॉर्मेशन की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से लंग एक्सपेंड नहीं कर पाएगा सही तरीके से, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस हम कहेंगे। अब इससे क्या होगा कि ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगी लंग की, और ऑक्सीजनेशन जाहिर सी बात है कम हुई तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? ट्यूबरकुलोसिस में ऐसा होता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, सार्कोइडोसिस में एंड नेक्रोटाइजिंग नमूनिया में। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ न्यूबॉर्न सबसे पहले देखते हैं ये होता क्यों है, जब सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म इस तरह है कि सर्फेक्टेंट जो है ना वो सरफेस की जो टेंशन होती है हमारी स्मॉल एयरवेज में, उस टेंशन को जो है कम करता है सर्फेक्टेंट, जिसकी वजह से जो है ये कोलैप्स होने से हमारे लंग को प्रिवेंट करता है। तो सर्फेक्टेंट जो है ये सिंथेसाइज कहाँ से होता है आपने याद रखना है, टाइप 2 जो न्यूमोसाइट्स होते हैं हमारे दो होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 वाले सर्फेक्टेंट को सिंथेसाइज करेंगे। ये बनता कब है? 28th वीक ऑफ जेस्टेशन पे। इसके अलावा कुछ बाकी हार्मोन्स का भी इफ़ेक्ट होता है सर्फेक्टेंट पे। जिस तरह इंसुलिन जो हार्मोन है, तो उसकी वजह से जो है सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस कम हो जाएगी, जबकि ऑपोजिट है, अगर कोर्टिसोल हार्मोन और जो थायरोक्सिन है उनकी प्रोडक्शन की वजह से जो है सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है न्यूबॉर्न के ARDS में? एक तो प्री मैच्योरिटी की वजह से होता है, दूसरा अगर मदर को डायबिटीज़ हो, मैटरनल डायबिटीज़, तो भी इस डिजीज़ के चांसेस होते हैं। एंड इसके अलावा सीजेरियन सेक्शन में प्रेजेंटेशन किस तरह होती है? जो न्यूबॉर्न होता है उसको डिस्निया हो रहा होता है, इसके अलावा टेकिपनिया, इसके अलावा ग्रंटिंग, ये एक किस्म की साउंड होती है, एक्सपायरेटरी नॉइज़ होती है, जो कि न्यूनेट्स जो हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है उसमें वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनकी सही से रिस्पायरेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इस तरह की ग्रंटिंग साउंड्स प्रोड्यूस होती है। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन असल में ना इस तरह होती है कि जो इंटरकोस्टल जो हमारी होती है ना मसल्स होते हैं, वो अंदर की तरफ से छिक जाते हैं बिटवीन द रिब्स, ऐसे जब भी हम सांस लेंगे तो इस तरह की प्रेजेंटेशन इसमें मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है ना एयर प्रेशर जो है ना हमारी चेस्ट में वो कम हो गया है, तो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हो सकती है। अब डिस्निया और टेकिपनिया क्या होता है कि डिस्निया होता है कि मतलब यानी रनिंग आउट ऑफ द एयर एंड नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ फास्ट इनफ या डीपली इनफ, इतना फास्ट और डीपली वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा, लेकिन एयर एक्सहेल हो रही है लेकिन वो इतना डीपली उसको कंपनसेट करने के लिए इतना डीप ब्रीथ नहीं कर पा रहा। तो इस तरह हम कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं सांस फूल जाना, तो वो डिस्निया है। जबकि टेकिपनिया जो है एबनॉर्मली रैपिड ब्रीदिंग हो जाना, इसमें यानी कि फिर डीप नहीं हो रही, इसका मतलब शैलो ब्रीदिंग हो रही है, और टेकिपनिया जल्दी जल्दी हो रही है, तो इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा पेशेंट जो है हाइपोक्सीमिया एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, यानी उसकी ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो उसको एसिडोसिस हो रहा है रेस्पिरेटरी। चेस्ट रेडियोग्राफी जो है ये भी इसका इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है। इसमें जो हमें क्या मिलेगा? ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगी। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्या होती है? ये एक किस्म की हेजी ओपेसिटी होती है, लेकिन उससे जो है हमारी ब्रोंकाइल स्ट्रक्चर्स और जो पल्मोनरी वेसल्स होती है ना वो ऑब्सक्योर नहीं होती, वो हमें नज़र आएंगी, तो उसको हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते हैं। इस फिगर में देखेंगे ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिखाई गई, तो ये वेसल्स वगैरह भी हमें इजीली ब्रोंकाई वगैरह नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा चेस्ट रेडियोग्राफी में हमें एटेलेक्टेसिस भी नज़र आएगी, यानी लंग का कोलैप्स हो चुका होगा, और इसके अलावा एयर ब्रोंकोग्राम्स। अच्छा, एयर ब्रोंकोग्राम क्या होता है? ये एक फिनोमेना होता है एयर फिल्ड ब्रोंकाई का, जो कि हमें डार्क नज़र आएगा। देखिए नॉर्मली जो हमें एयर फिल्ड जो ब्रोंकाई है वो हमें डार्क नज़र आता है एक्सरे पर, इस एयर ब्रोंकोग्राम पे हमें ब्लैक कलर का नज़र आएगा। ठीक है, अब उसके अलावा जो सराउंडिंग के जितने भी एल्वुलाई वगैरह होंगे, टिश्यू होगा जो भी,
वो हमें ग्रे कलर का या वाइट कलर का यानी ओपेक नज़र आएगा, ओपेसिफाइड, ठीक है। जबकि वो ब्रोंका जो है उसमें एयर है, एयर हमें डार्क नज़र आएगी। अब कोई भी किसी पर्सन को पैथोलॉजी है उसके एल्वियोलर प्रोसेस में या एयर स्पेस में या उसके एल्वियोलाई में या ब्रोंकाई में, फॉर एग्जांपल अगर उसके ब्रोंकाई जो है वो हमें डार्क नज़र नहीं आ रहे, मतलब ब्लैक नज़र नहीं आ रहे, वो भी हमें ओपेक नज़र आ रहे हैं, वाइट नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसको उसके ब्रोंकाई में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है, या कोई मास है या कोई फ्लूइड है, पस है, ब्लड है, जिस वजह से वो हमें ब्लैक नज़र नहीं आ रहे हैं और ओपेक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब इससे हमें पैटर्न से पता चलती है प्रॉक्सिमल एयरवेज की इस एयर ब्रोंकोग्राम में। यानी एयर ब्रोंकोग्राम क्या है, ये एक पैटर्न है एयर फिल्ड ब्रोंकाई का ऑन द बैकग्राउंड एयर लेस लंग पर। दैट्स इट। नेक्स्ट अब हम ट्रीटमेंट क्या देंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ न्यू बॉर्न्स को। ऑक्सीजन फर्स्ट ऑफ ऑल होती है। नंबर 2 पे नेज़ल CPAP यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। नेज़ल जो है वो हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है उसको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, CPAP में जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो मतलब माइल्ड एयर प्रेशर होगा इतना कि वो हमारे एयरवेज जो है उनको ओपन करके रखे, ठीक है, वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट के एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, हमने जो है प्री मेच्योरिटी को जो है अवॉइड करना है बाय यूजिंग द टोकोलाइटिक्स, यानी हम टोकोलाइटिक्स देंगे जो कि हमारी जो फीमेल है उसके यूट्रस को जो है वो रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से प्री मेच्योरिटी और अवॉइड की जा सकेगी। प्री मेच्योरिटी अवॉइड होगी तो फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है न्यूबॉर्न को नहीं होगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट में हम जो है एंटीनेटल बीटामेथासोन देते हैं बर्थ से पहले। ये क्या होता है कि ये जो ड्रग है ना, ये सर्फेक्टेंट के रिलीज़ को जो है वो बढ़ाएगी और लंग की जो डेवलपमेंट होती है ना प्री टर्म बेबीज में, उसको जो है हेल्प करेगी, स्पीड अप करेगी लंग की डेवलपमेंट को। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, ठीक है। इसको जो हम ऑल्सो कहते हैं शॉक लंग या फिर हम इसको डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज कहा जाता है। शॉक लंग या डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज ये रेफर करता है टू नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा हो रही है, यानी वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा रिजल्टिंग फ्रॉम द अक्यूट एल्वियोलर कैपिलरी डैमेज। उस एडिमा की वजह से क्या हो रहा है, अक्यूट एल्वियोलर कैपिलरी का डैमेज हो रहा है। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, एक तो पल्मोनरी, दूसरे नॉन पल्मोनरी कॉजेज़ है, ठीक है। अब पल्मोनरी एडिमा क्यों हो रही है, एक तो नमूनिया की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी कंट्यूजन हो गई है जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही है, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन हो गई है उसकी वजह से हो जाए फ्लूइड की एक्यूमुलेशन यानी पल्मोनरी एडिमा और ARDS हो जाए, और वास्कुलाइटिस यानी कि वेसल्स की इन्फ्लामेशन की वजह से। अब नॉन पल्मोनरी कॉजेज़ अगर हम देखें तो उसमें जो मोस्ट कॉमन वाला है वो है सेप्सिस। सेप्सिस की वजह से ARDS डेवलप होगा। नंबर 2 अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। इसके अलावा हेड इंजरीज जो है वो भी जो है ARDS कैसे कॉज करवाएंगे, क्योंकि इसमें जो है वही हमारी जो एल्वियोलर कैपिलरी का जो इंटरफेस है उसका इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से फ्लूइड और प्रोटीन्स जो है हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगी और एल्वियोलाई में, और वो जाके जो है वो पल्मोनरी एडिमा कॉज करवाएंगी एंड अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अलावा अक्यूट लिवर फेलियर में भी होगा, डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation एंड बर्न्स के साथ भी जो पेशेंट आते हैं उनमें भी जो है ARDS की कॉम्प्लिकेशन होती है। अब ये कैसे हो रहा है, इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह है वो देखते हैं। ये पल्मोनरी और नॉन पल्मोनरी दोनों जो कॉजेज हैं इन सब की जो पैथोजेनेसिस वो इस तरह है कि सब में ऐसा हो रहा है कि एल्वियोलर कैपिलरी की जो वॉल है वो डैमेज हो रही है और एपिथेलियम डैमेज हो रहा है, पल्मोनरी एपिथेलियम, ठीक है। अब इनके डैमेज की वजह से क्या होगा, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं वो आएंगे और वो आके जो है साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। उन साइटोकाइंस के रिलीज़ होने की वजह से फर्दर न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होंगे ब्लड में से, साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पर आएंगे, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये आकर हमारे जो टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं उनको आके डैमेज करेंगे। टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज हुआ तो सर्फेक्टेंट ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर अब एटेलेक्टिसिस भी होगी। इसके अलावा कैपिलरी डैमेज जो है वो क्या कॉज कराएगी, वो लीकेज ऑफ द प्रोटीन रिच एक्सुडेट करवाएगी, जिसकी वजह से हाइलाइन मेम्ब्रेन प्रोड्यूस होगी, और इसीलिए हम इसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी कहते हैं, जो मैंने आपको बेसिक में समझाया। बेसिक में जो पिक्चर बनी हुई है उसको माइंड में रखते हुए आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। तो हमें जो है इसमें हैवी, फर्म, रेड एंड बॉगी लंग्स मिलेंगे। बॉगी मीन्स वेट, ठीक है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल और जो इंट्रा एल्वियोलर एडिमा जो है ये भी इसकी मेन फाइंडिंग्स होती है इसकी मॉर्फोलॉजी में। इंटरस्टिशियल एंड इंट्रा एल्वियोलर एडिमा, इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन भी मिलेगी और फिब्रिन की डिपोजिशन मिलेगी हमें।
फिब्रिन इज़ द जो आगे जाके स्कार फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जाहिर सी बात है लॉस्ट हो चुके होंगे टाइप 1, और जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं उनमें जो है वो प्रोलिफरेशन हो रही होगी इन द ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, क्योंकि जब भी टाइप 1 न्यूमोसाइट्स डैमेज होते हैं तो इनकी रिप्लेसमेंट के लिए जो है वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स प्रोलिफरेट होकर और कंपनसेट करते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रोलिफरेशन मिलेगी हमें, जबकि टाइप 1 लॉस्ट होंगे। हाईलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी मिलेगी हमें, और वो जो है फिब्रिन रिच एडिमा फ्लूइड कंसिस्ट कर रही होगी। इसके अलावा फ्लूइड जो होगा ना वो मिक्स होगा विद द साइटोप्लाज्मिक एंड लिपिड रेमनेंट्स ऑफ द नेक्रोटिक एपिथेलियम। जो वहाँ पे यानी नेक्रोसिस हुई है उसका जो भी लिपिड और जो साइटोप्लाज्मिक रेमनेंट बचे होंगे वो उस फ्लूइड में मिक्स होंगे उस हाईलाइन मेम्ब्रेन में। ये देखें तो इस तरह से ये ग्रॉसली हमें जो है आर्ट्स में जो लंग है नज़र आएगा, ठीक है। बॉगी, वेट, हार्ड, रेड, फर्म। इस फिगर में भी देख लें तो यहाँ पे जो है हेल्दी एल्वेलस है और यहाँ पे इंजर्ड एल्वेलस है एक्यूट फेज में। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे इंजरी हुई है जिसकी वजह से जो है मैक्रोफेजिस ने कुछ रिलीज़ की है साइटोकाइंस, जिन्होंने आके ब्लड से जो है न्यूट्रोफिल्स को फर्दर अट्रैक्ट किया है साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे, और उन न्यूट्रोफिल्स ने आके टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को जाके डैमेज किया है। और हमें क्या मिलेगा, कैपिलरी डैमेज की वजह से जो है ना प्रोटीन रिच एक्सुडेट जो है वो हाईलाइन मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करेगा। लास्ट में आ जाती है इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो डिस्निया मिलेगा हमें विद सीवियर हाइपोक्सीमिया, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल जो है ब्लड का वो लो हो चुका होगा। इसके अलावा क्लिनिकली हमें जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो डिस्निया होगा उसको, लेकिन वो ऑक्सीजन थेरेपी को बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव होगा। साइनोस्ड होगा पेशेंट, ब्लू कलर का नजर आएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। और एक्सरे पे जो हमें पिक्चर मिलेगी उसमें हमें बायलेटरल लंग ओपेसिटी मिलेगी। ये देखें बायलेटरल जो है दोनों लंग्स में हमें लंग ओपेसिटी मिल रही है, वरना ये जो है नॉर्मली हमें ब्लैक नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ओपेक हो चुके हैं ड्यू टू द ARDS। नेक्स्ट अब आ जाती है हम क्लिनिकल पर्स पे, जिसमें ARDS का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लिखा हुआ है। निमोनिक है, ARDS से ही आप याद रखें। ए से क्या होगा, जो पेशेंट है उसको जो है कैसे हम डायग्नोज करेंगे कि उसको अक्यूट ऑनसेट वाली जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई होगी, ठीक है। इसके अलावा आर से में क्या देखेंगे हम, रेशो जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का टू द फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर, वो रेशो कितना होगा, लेस देन 200, ठीक है। अभी नीचे भी इसकी डिटेल हम देखेंगे। डी से हमने क्या देखना है कि हमें डिफ्यूज बायलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे चेस्ट एक्सरे पे, ठीक है। यानी दोनों लंग में जो है ना वो हमें डिफ्यूज किस्म की इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन। इसके अलावा एस से क्या है, स्वान गैंस वेज प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मोर देन 18। इसमें क्या होता है, स्वान गैंस कैथेटर एक होता है जिसके जो है ना बलून टिप जो है मल्टी लूमेन कैथेटर होता है, वो हम इंसर्ट करते हैं सेंट्रल वेन में और एडवांस करते हैं हम कैथेटर को इनटू द ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। इस तरह हम इसको इंसर्ट करेंगे और जो है डायरेक्टली हम पल्मोनरी आर्टरी का जो है वो प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल जो ये प्रेशर होता है वो होता है तकरीबन 4 to 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है नॉर्मल जो इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब एस से आपने ये स्वान गैंस वेज प्रेशर याद रखना है, और इसमें जो हमें क्या मिलेगा, ये लेस देन 18 हमें मिलेगा। अच्छा, उसके बाद है कि फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो है ना, ये फ्रैक्शन होता है हमारी इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का, जो कि हम डेसिमल में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो है रूम एयर का विथ 21% जिसमें ऑक्सीजन होती है वो होता है हमारे पास 0.21, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है ये क्या होता है, ये पार्शियल प्रेशर होता है हमारी आर्टीरियल ऑक्सीजन का आर्टरी में, ठीक है, जो हम आर्टीरियल ब्लड गैस पे जो है मेजर करते हैं ABG पे। एक एग्जांपल हमारे पास है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो 100 है ऑन द रूम एयर, दैट इज़ कि जो रूम में एयर है उसमें फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर जो है वो 0.21 है। तो उसमें जो हमारा अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 है तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का जो रेशो है ना, इन दोनों का रेशो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड इंटू 0.21 इज इक्वल टू 476। ये हो गया हमारे पास इनका रेशो। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमारे पास 70 आता है, जबकि जो ब्रीदिंग है वो हमारे पास 50% ऑफ द ऑक्सीजन है, तो इस लिहाज से हम 70 को डिवाइड करेंगे 0.5 के साथ, तो वो हमारे पास इसका रेशो आ जाएगा 140।
तो इस लिहाज से हमने देखा कि आर से हमने कहा था रेशियो देखते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, तो हमने कहा वो लेस देन 200 होता है आर्स में, ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो इसमें हमारे पास 476 आया, नॉर्मल है। यहाँ पे हमें 140 मिला है, तो ये तो कम है 200 से, तो दैट्स द कंडीशन ऑफ आर्स। तो हमने कहा कि स्वान गैंस जो वेज प्रेशर है वो जो है अगर ग्रेटर देन 18 होगा तो इसका मतलब है कि पेशेंट को आर्स है, तो ये नॉर्मली जो है वो लेस देन 18 होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट में हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट हम क्या देंगे आर्ट्स में, एक तो हमने सबसे पहले अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है, कि किस वजह से आर्ट्स डेवलप हो रहा है उसको हमने ट्रीट करना है, ठीक है। यानी वो पल्मोनरी कॉज भी हो सकता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉज भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा फिर है हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग हमने करनी है ट्रीटमेंट में, यानी इसकी जो भी ब्लड है, सर्कुलेशन है, वॉल्यूम हो गया, उसका ब्लड प्रेशर, वो सारी चीज़ें हमने उसको करेक्ट करना है। देन मैकेनिकल वेंटिलेशन को हमने नॉर्मल करना है, एंड स्टीरॉयड्स देना है। ये कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि एक तो इसका अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं स्टीरॉयड्स, तो वो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनके बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि हाइपरनेट्रीमिया हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लीडिंग वगैरह करवा सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, ये एक्स्ट्रा है। तो यानी इसलिए स्टीरॉयड्स का यूज़ इससे कंट्रोवर्शियल है।